अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नज़ीर अहमद है और आप मुझे फूड पेस्ट्री यूट्यूब चैनल से सुन रहे हैं। आज मैं किसी भी मुल्क में नए आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए तजर्बा पर मबनी रहनुमाई शेयर करने जा रहा हूँ। Experience based guidance to the upcoming overseas Pakistanis, Indians, and Bangladeshis. ओके, हम इनको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ को मद्देनज़र रखना है उसमें पासपोर्ट की एक्सपायरी है। पासपोर्ट एक्सपायरी मस्ट बी 10 इयर्स मिनिमम। आप किसी भी मुल्क में मूव करते हैं, तो अगर आपका पासपोर्ट 5 साल की एक्सपायरी रखता है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 1 साल पहले या 2 साल पहले या डेढ़ साल पहले आपने अपना पासपोर्ट बनवाया और आप स्टडी के लिए किसी भी कंट्री में ट्राई करते रहे या जॉब के लिए ट्राई करते रहे, बट आप कह लें कि आप 2 साल बाद आपने जॉब को या स्टडी को या स्कॉलरशिप को हासिल किया, तो जैसे ही आप उस मुल्क में इंटर होंगे, तो आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना होगा। और जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आपका जो 5 साल का पासपोर्ट है, उसको 4 साल का कंसीडर किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाना होगा, आप किसी भी मुल्क में हैं तो आपको 1 साल पहले जब आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी 1 साल तक होगी, तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसेंटली मैंने अपना पासपोर्ट ऑनलाइन ही रिन्यू करवाया है, बीइंग ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो अगर आपके पास मतलब मैं और भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, अगर आपके पास 1 पासपोर्ट है, 2 पासपोर्ट है, 3 पासपोर्ट है, तो आप उन पासपोर्ट को अपने साथ रखना है। सपोज़ कि आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट है, आपने रिसेंटली रिन्यू करवाया है, या आपके पास एक ओल्ड पासपोर्ट है, एक रिन्यूड पासपोर्ट है और रिसेंटली आपने एक पासपोर्ट मज़ीद रिन्यू करवाया है, तो आपको चाहिए कि आप अपने सारे पासपोर्ट जो है ना, उनको अपने पास रखें, क्योंकि जब भी इमिग्रेशन का मामला आता है, तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, एम्बेसी वाले भी चेक करते हैं। अगर आपको वीज़ा इशू उन्होंने करना हो तो। तो यहाँ पर जो पहले पॉइंट में इम्पोर्टेंट थिंग थी वो था एक्सपायरी डेट। सो मिनिमम मेरा मशवरा यही है कि आप लोग 10 साल से कम जो है ना पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है ना रखें। आप जब भी रिन्यू करवाएँ या नया बनवाएँ, आपकी जो एक्सपायरी है वो 10 साल तक रखें। इससे आपको आने वाले 10 सालों में पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी मसला पेश नहीं आ सकता। नंबर 2 पे है सीएनआईसी और नेशनल आईडी कार्ड और नेशनल आइडेंटिटी। CNIC no need to make international. Only data on CNIC in English is enough. So अगर आप वैसे तो मैंने जो मेरे पास CNIC कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, मैं तो इसे नहीं इस्तेमाल करता। तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओनली पासपोर्ट आपको पूरी दुनिया में चाहिए होगा। आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या ओवरसीज़ आइडेंटिटी कार्ड आपको आपके कंट्री में ही हेल्प कर सकता है। उससे बाहर आपको सिर्फ़ आप इसकी स्कैन कॉपी शेयर कर सकते हैं या इसकी एक कॉपी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मेजरली आपको काम देगा ना, वीज़ा से रिलेटेड, आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड, आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वो आपको आपका पासपोर्ट हेल्प करेगा। आपको अपने पासपोर्ट की केयर करना होगी। तो ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास आप अपने साथ नहीं लेकर जाते तो इससे कोई मसला नहीं बनने वाला।
तो अगर आपके पास है भी तो आप उसको इंग्लिश इसकी ट्रांसलेशन वाला बनवाएँ, ताकि अगर किसी कंट्री में ज़रूरत पड़े भी तो आपको कोई मसला दरपेश ना आए। क्योंकि आपके उर्दू जो है या बांग्ला है या हिंदी है, ये जो लैंग्वेज अगर लिखी गई है किसी भी आइडेंटिटी कार्ड पे, सिर्फ़ यही अगर इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं किया गया, तो फिर अगर इसी कार्ड की ज़रूरत है तो आपके लिए मसला बन सकता है। हम तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू मस्ट अटेस्ट योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल मैट्रिक, इंटरमीडिएट फ्रॉम IBCC and MUFA. Uh, MUFA is the Ministry of Foreign Affairs, and IBCC, this is the board committee for only uh, मैट्रिक, मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की डिग्री के लिए आपको IBCC से टेस्ट करवाना होगा अगर आप पाकिस्तान से हैं तो, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मूफा से अटेस्टेड करवाना होगा अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्रीज़ को। वाइल बैचलर, मास्टर और PhD from University, HEC, Higher Education Commission, MUFA, Ministry of Foreign Affairs, if required, from relevant embassy, for example, like Korea, Japan, must be tested. सो यहाँ पर जो मास्टर की डिग्री है, बैचलर की डिग्री है, या इसके अलावा आपकी PhD की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, तो इन डिग्रियों को सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आप अपने कंट्री की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या हायर एजुकेशन है, आपने वहाँ से टेस्टेड करवाना है। उसके साथ आपने मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाना है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप पहले करवाएँगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेशली। उसके साथ आपने फ़ोटोकॉपीज़ को लाज़मी अटेस्टेड करवाना है, क्योंकि अगर आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं स्टडी के लिए या जॉब के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, आपको कोई उससे किसी और कंट्री में अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं होंगे, तो आपके लिए ये भी मसला बनेगा। पहले नंबर पे तो आप ये अटेस्टेड करवाएँगे ना कि आप किसी भी मुल्क में एंटर हो रहे हैं स्टडी के लिए, आप इंटर हो जाते हैं, आप मतलब कह लें कि 1 साल स्टडी करते हैं या 1.5 साल करते हैं, बिटवीन दिस टाइम अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आपको वहाँ से क्विट करना होगा, आपको किसी दूसरे मुल्क में स्टडी के लिए मूव करना होगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को और कॉपीज़ को लाज़मी अटेस्टेड करवाएँ, क्योंकि अगर आप बाहर हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके घर पर पड़े हैं, तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। नोट: Embassy attested documents are more valid than apostille or notarized documents, except China. China only demands notarized documents. यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कंट्री है जैसे कि कोरिया है, जापान है और दूसरे भी कंट्री यूरोपियन कंट्री में भी ये जो है एम्बेसी रिकमेंडेशन जो है ना, अटेस्टेशन है उसको प्रेफ़र किया जाता है। चाइना में तो नोटराइज़ चल जाते हैं, बाकी जो दूसरे कंट्री हैं अगर आपने मुफ़ा तक अटेस्टेशन करवा ली है, तो आप जिस कंट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं या आपने अप्लाई करना है, तो आप उस कंट्री की रेलेवेंट एम्बेसी जो है, आपने वहाँ से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो उनके साथ कॉपीज़ हैं, उनको अटेस्टेड करवाना होगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, ये नंबर 4 पे है, एटलीस्ट 3 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस ओरिजिनल शुड बी अटेस्टेड बाय यूनिवर्सिटी, HEC एंड मुफा। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को और उनकी जो कॉपीज़ होगी ना, एट हियर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास 3 सेट प्रीपेड होने चाहिए। एम्बेसी जो है वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन से पहले-पहले। तो क्योंकि अगर तो आप करवा लेते हैं तो ये वेल एंड गुड है किसी भी एम्बेसी से। सपोज़ अगर आपका एम है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, अगर आप एज़ अ फार्मासिस्ट जॉब करना चाहते हैं UAE में,
सऊदी अरेबिया में, तो आपको उनके मुतल्लिका जो रेलिवेंट होगी एम्बेसी, आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से भी ये जो लास्ट स्टेप है, तो आपको वहाँ से अटेस्टेड करवाना होगा। लेकिन अगर आप किसी बाहर किसी भी कंट्री में हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होम कंट्री में हैं, तो अगर आपके पास कॉपीज़ होंगी या स्कैन्ड कॉपीज़ हैं, तो आपने उनको प्रिंट करवा लिया है और आप उसको उन डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी से अटेस्ट करवाना चाहते हैं, तो एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट को कभी भी अटेस्ट नहीं करेगी, जब तक आप उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते और जिन पर हायर एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी की या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेरिफिकेशन नहीं होती। अच्छा जी, ये भी एक डॉक्यूमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप अप्लाई करते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए या वर्क पर्पज़ के लिए, तो स्पेशली जो स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, वहाँ पर एफ और सी, ये जो एब्रीविएशन है, फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, इसको आप नादरा से लाज़मी बनवाएँ। आप स्टडी के लिए जा रहे हैं या आपने जाना है या आपका इरादा है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप लाज़मी प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको इस डॉक्यूमेंट का भी मसला पेश आ सकता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब इसको अगर आप बनवाएँगे भी तो मैक्सिमम आधे घंटे में ये बन जाता है नादरा ऑफ़िस से। नंबर 6, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम रेलेवेंट काउंसलर। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब हमारे कंट्री में तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड काफ़ी है एज अ बर्थ, कह लें कि बर्थ के सबूत के लिए। लेकिन बहुत सारे ममालिक हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट को या उनकी डिमांड होती है, अगर आप उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करें तो वो इस चीज़ को कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इससे इस चीज़ से बचने के लिए आप जब भी दूसरे कंट्री में मूव करें, तो अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट जो है वो लाज़मी अगर तो लेकर जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको लाज़मी बनवाएँ। Number 7, if you are a student, you must carry two recommendation letters from dean, chairperson, professor, or your potential supervisor if uh, it will help you to move in better country. सो हियर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री की स्कॉलरशिप के लिए, मतलब स्टूडेंट वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको जो है रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो अपने 2 मिनिमम 2 रिकमेंडेशन जो लेटर हैं, उनको लाज़मी अपने साथ रखिएगा। ये चीज़ आपके एडमिशन में, आपकी एप्लीकेशन में बहुत ही कह लें कि हेल्प करने वाली है। नंबर 8 पे है मिनिमम आइल्स बैंड 6.5 मस्ट रिक्वायर वर्ल्डवाइड फॉर students who have intention to apply for overseas scholarships. Note: English proficiency certificate is totally useless for overseas students. सो हियर मैं अपना तजर्बा शेयर करने जा रहा हूँ कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो अपने जो है बैचलर और मास्टर जो इंस्टीट्यूशन से हासिल कर लेते हैं, जहाँ से उन्होंने इस डिग्री को हासिल किया हुआ है कि जी इसकी मेरी डिग्री जो है इंग्लिश में है। तो मैंने मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ने मुझे कहीं भी हेल्प नहीं किया। तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे, लेकिन मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो इस बेस पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो आईएलटीएस जो है आपका 6.5 जो है ना मिनिमम अगर होगा तो आप किसी भी कंट्री में अच्छी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं और स्टडी के लिए जा सकते हैं। तो आपकी प्रेफ़रेंस आईएलटीएस होनी चाहिए।
और इसमें अगर ज़्यादा बैंड लें तो क्या ही बात है, लेकिन मिनिमम जो है आपके बैंड स्कोर 6.5 होने चाहिए। Number 9 must carry all documents in original form wherever you move in this world. सो आप दुनिया में कहीं भी मूव करना चाहते हैं, आपका पर्पज़ कोई भी है, लेकिन आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास लाज़मी रखें और उनकी फ़ोटोकॉपी भी रखें, लेकिन बेहतर ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें ताकि कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो आप प्रोवाइड कर सकें। ऐसा ना हो कि आपकी एप्लीकेशन, आपकी एंट्री जो है उस डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से कैंसल हो जाए। Number 10 must carry money in US dollars wherever you want to move in this world. सो मेरा यही मशवरा है कि आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, आप अपनी जो जितनी भी अमाउंट आप लेकर जा रहे हैं उसको आप किसी भी कंट्री से हैं, इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अपनी रकम जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करवाएँ ताकि आपको डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, आप कहीं से भी इसको चेंज करवा सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक केस देखा, एक स्टूडेंट जो इंडोनेशिया में पढ़ने के लिए आया था, उसके पास पाकिस्तानी रुपीज़ में अमाउंट थी कुछ, तो डॉलर नहीं थे। वो उसने मतलब बहुत से दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया कि वो कन्वर्ट करवा सके अपने पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस को, लेकिन अभी तक मतलब उसका ये मसला हल नहीं हुआ। तो ये मैं अपने कहने के एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तमाम दोस्तों की स्पेशली जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ये जो लोग स्टडी के लिए आते हैं, जॉब पर्पज़ के लिए आते हैं ताकि उनको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। Number 11 bank statement actually depends on country or sponsorship. सो बैंक स्टेटमेंट ये डिपेंड करता है कि आपको किस कंट्री में जाना है और उस बैंक स्टेटमेंट में आपकी स्टेटमेंट मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए, और सिक्स ये तो श्योर है कि लास्ट 6 मंथ प्रेफर की जाती है या लास्ट लास्ट 3 मंथ की प्रेफर करते हैं कुछ कंट्रीज। तो आपको मतलब कुछ कंट्री 7 लाख से मतलब क्या कहते हैं कि बैलेंस होनी चाहिए, तो या कुछ कहते हैं कि इससे ज़्यादा भी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए। अगर तो आप स्टूडेंट हैं और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है या कंट्री ने ऑफ़र की है स्कॉलरशिप, तो हो सकता है कि वो आपको बैंक स्टेटमेंट वेव कर दें। कोई इसकी ज़रूरत ना पड़े आपके वीज़े के लिए। Number 12 sponsor letter if you are going to apply for visa for study or work purpose. So sponsor letter is very mandatory for visa only for those who want to study or who want to go for work. So जो दोस्त हजरात अपने पास स्पॉन्सर लेटर को रखेंगे, उनके लिए एक तो वीज़ा आसान होगा, दूसरा मुल्क में एंट्री आसान होगी और तीसरा उनके लिए किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा इमिग्रेशन पर भी और या एयरपोर्ट पर भी। नंबर 13 मस्ट possess कोविड-19 सर्टिफिकेट विद बूस्टर डोज। इट विल हेल्प ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। नाउअडेज़ कोविड सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप जब भी अपने कंट्रीज़ को लीव करते हैं, एग्ज़िट करते हैं या किसी भी कंट्री में मूव करते हैं, आपका पर्पज़ कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको बूस्टर डोज़ तक का जो सर्टिफिकेट है वो लाज़मी बनवाना होगा। तो विदिन कंट्री और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ कंट्री में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि अगर आप इंडोनेशिया में जकार्ता से जकार्ता जाना चाहते हैं ट्रेन में, तो वहाँ पर वो आपका ये जो कोविड-19 सर्टिफिकेट जो है इसकी बूस्टर डोज़ तक आपका सर्टिफिकेट चेक करते हैं। तो ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ होना चाहिए। Number 14 polio vaccine certificate. Actually, it also based on country or airlines requirement. So
आपको चेक करना होगा कि कौन-सा कंट्री जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ये मैंडेटरी है तो आप इसको बनवा सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर जो प्रेफ़र्ड किया जा रहा है वो कोविड-19 का ही जो बूस्टर डोज़ को प्रेफ़र करते हैं कि वही सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। नंबर 5, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल और इंटरनेशनल फ्रॉम पाकिस्तान इज़ useless. This is my experience. You have to follow the rules and regulations for license based on other country. So मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपने कंट्री से बनवाते हैं, किसी भी कंट्री से, जैसा कि मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, so although this is meaning very valid and nationally, but internationally इसकी कोई जो है इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि आप जिस कंट्री में जाएंगे उन वहाँ पर आपको अपना ये लाइसेंस दिखाना होगा और उस वहाँ पर ट्राई देना होगी, आपको न्यू लाइसेंस बनवाना होगा। तो डेफिनेटली आप वहाँ के मुल्क के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तभी आप वहाँ पर इंडिपेंडेंट ड्राइव कर सकते हैं। तो मेरा मतलब अगर आप इसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने मुल्क से बनवा लें, तो भी उसकी जो है दूसरे मुल्क में इतनी वर्थ नहीं है। नेशन वाइज़ मतलब बहुत अच्छा है। नंबर 16, चेंज योर मोबाइल सिम टू इंटरनेशनल रोमिंग और मोड बिफोर एग्जिटिंग पाकिस्तान। यहाँ पर एक और मसला है कि आप जब भी पाकिस्तान को या किसी भी एशियन कंट्री से आप मूव करना चाह रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, बीइंग एन ओवरसीज़ इंडिविजुअल, अ, आपको अपनी सिम जो है उसको इंटरनेशनल रोमिंग में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही चेंज करना होगा, जैसे ही आप अपने मुल्क को एग्ज़िट करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी सिम बंद नहीं होगी, ब्लॉक नहीं होगी, जैसा कि कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करते 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, तो आपकी सिम जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। उसको एक्टिवेट करने के लिए दोबारा फिर काफ़ी टाइम लगता है। तो उस पर जो आपके इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, सपोज़ कि आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि पासपोर्ट के लिए कर रहे हैं या सीएनआईसी के लिए कर रहे हैं, तो कंपनी जो है उस अदारे से जो भी मैसेज आएगा, वो आपकी सिम पर मौसूल हो जाएगा। अगर आपकी सिम इंटरनेशनल रोमिंग पे नहीं है, तो फिर आपके जो कोई भी मैसेज आपको नहीं आ सकता, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। इसकी जो रीसेंट एग्जांपल मैं अपनी दे सकता हूँ। मेरा जो बैंक अकाउंट था उसमें मैंने एक ऐप इंस्टॉल की थी उसी बैंक की, तो 4 महीने से मैंने उसको ओपन नहीं किया। अभी वो उस कोड की उस अकाउंट की वेरिफ़िकेशन माँग रहे हैं। मैंने सारा डाटा जो है ना पुट कर दिया, लेकिन वो मेरा नंबर जो है पाकिस्तानी सेव है। मेरी सिम इस वक़्त बंद है, लेकिन जब मैंने वही नंबर तो वो पहले ही उसी पे सेव है ना, तो ओटीपी कोड के लिए मैंने क्लिक किया तो मेरा नंबर बंद है, तो मैं उसको ओटीपी कोड को नहीं हासिल कर सकता। इसलिए जब मेरी वो सिम एक्टिव होगी तो मैं अपना उस एचबीएल की जो ऐप है या अल-फलाह की है या अलाइड बैंक की ऐप है, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वक़्त में आप लोग एट लीस्ट कोई किसी किस्म का कोई मसला फ़ेस ना करें या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 17, बिफोर एग्जिटिंग योर होम कंट्री, मेक श्योर योर एटीएम कार्ड विल वर्क इन अदर कंट्रीज़ और नॉट। यस, ये भी मेरे साथ एक मसला पेश आया। मेरा जिस बैंक से मेरा डेबिट कार्ड था, मुझे प्राउड था कि मैं इसको किसी भी कंट्री में इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने अपने कंट्री को लीव किया, तो मैंने इस अपने एटीएम कार्ड को शॉपिंग के लिए और एटीएम कार्ड से भी कैश विथड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया। उस वक़्त मुझे पता चला कि अगर इसको
इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए एक्टिवेट करवाया होता तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता। आप भी जब भी पाकिस्तान को या किसी भी एशियन कंट्री से आप लीव करना चाह रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के लिए, तो अपने डेबिट कार्ड को मेक श्योर करें कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप किसी कंट्री में मूव करते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप अपने जो रेलेवेंट बैंक है वहाँ से इसको एक्टिवेट करवा लें ताकि आप भी मेरी तरह किसी भी मसले का सामना ना कर सकें। नंबर 18, if possible, you must make a credit card along with a debit card. Credit cards will help you for international transactions. Uh, Most of the international transaction they demand credit card. So मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड भी अगर हो सके तो लाज़मी बनवाना क्योंकि बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन जो हैं इंटरनेशनली वो डिमांड करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप ईज़िली पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया लेकिन इन डिटेल यहाँ पर मैं ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहता कि मेरा मसला क्या था और अ, मैंने उसको हल कैसे किया। फिर मैंने दोस्त का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था और बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ कह लें कि 100 बंदों को अगर आप पूछें तो किसी 1 या 2 बंदे के पास ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। नंबर 19, हेल्थ इंश्योरेंस। इफ़ यू हैव नो स्पॉन्सर, मतलब ये है कि अगर आप अपने बेस पे अपने बिहाफ़ पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या किसी कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लाज़मी बनवाना होगी। अगर तो आपका कोई स्पॉन्सर है या आपको कोई स्कॉलरशिप की मिला है तो आपको उस बुनियाद पे तो वो अदारा ही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नंबर 20, ट्रैवल इंश्योरेंस। इफ़ यू हैव नो स्पॉन्सर, यस, अ, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस है तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसी तरह ही है। अगर आप स्पॉन्सर रखते हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है। अगर आप सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हैं मतलब खुद ही वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली दी ये 2 तरह की इंश्योरेंस हैं तो ये वीज़ा के लिए ज़रूरी है और ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 21, लगेज बैग एंड कैबिन बैग। अ, जब मैं पाकिस्तान को लीव करने का इरादा कर रहा था, तो उस वक़्त मैं बहुत कन्फ्यूज़ था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कौन-सा बैग आपको कैरी करना चाहिए, मतलब कौन-सा परफ़ेक्ट है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, मतलब लोगों ने मुख्तलिफ़ राय दी हुई थी कि कौन-सा बैग बेहतर है, कौन-सा नहीं है। इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप किसी भी बैग को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैरी के लिए, अपने लगेज को कैरी करने के लिए। इसमें जो मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा है वो लगेज बैग था और दूसरा कैबिन बैग था। You can purchase any quality with any price. There are no specific rules and regulations for luggage or cabin bags, but national and international flights have different weight capacity based on the ticket and must follow the weight limits on the ticket. Note: international flights offer 30 plus kg and 7 kg for cabin bags, while national or local flights offer 20 kg in luggage bags and 7 kg for cabin bags. मतलब इसका यहाँ पर ये है कि अगर आप अ, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो फ़्लाइट है वो डिपेंड करता है लेकिन ज़्यादातर जो है ना लाइक कतर एयरवेज़, एमिरेट्स वो आपको 30 प्लस केजी ऑफ़र करते हैं लगेज बैग में। मेरे टिकट पे उन्होंने 35 केजी मेंशन किया हुआ था।
लेकिन मैं 20 केजी लेकर आया था क्योंकि वो जो लोकल फ़्लाइट्स हैं वहाँ पर लिमिट है। अगर आप उससे ज़्यादा 20 केजी से ज़्यादा करेंगे तो आपको पे करना होगा। लेकिन 7 केजी के लिए कोई मसला नहीं है, वो हर फ़्लाइट में केबिन होता है, वो केबिन में आप 7 केजी ईज़िली कैरी कर सकते हैं। Number 2 or 22 for visitors. Visitors must learn about the place where they are going abroad. Here ये जो चीज़ मैंने स्टेटमेंट लिखी है, मेरे लिखने का ये मकसद है कि रिसेंटली एक जो है पाकिस्तानी था, उसने अप्लाई किया था यूएई से जापान के लिए। उसके पास टिकट भी था, उसके पास होटल बुकिंग भी थी। लेकिन जब उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उसका जो इमिग्रेशन से उसका जो उसको डिपोर्ट कर दिया गया। वो सारे मामले में से उसका जो एक क्वेश्चन था ना वो उन्होंने जापानी जो एम्बेसडर है उन्होंने पूछा कि आप जापान में जाना चाह रहे हैं पूछा लोकेशन पूछी कहाँ जाएँगे? उसने कहा कि मतलब मैं टोक्यो टावर के बारे में जानता हूँ, कुछ अदर प्लेसेस के नाम बताए। तो जो एम्बेसी वालों ने पूछा कि आप टोक्यो के बारे में क्या जानते हैं? उसने कहा कि ये नाइस प्लेस है, ये फेमस है लाइक दिस। सो वहाँ से उन्होंने गेस किया कि ये इस बंदे के पास इत नॉलेज नहीं है, तो ये इसने दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर गलत दिए हैं। तो वहाँ से उसको जो है डिपोर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी कंट्री में मूव कर रहे हैं, स्पेशली जब आप अपने बिहाफ़ पे करें, मतलब आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो आप विज़िट करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको उस जगह के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। Number 23 All documents must be in English language or translated in English। ये बहुत ही अहम चीज़ है कि आपकी जो कंट्री की लैंग्वेज है वो उर्दू है, वो अरबी है, वो हिंदी है या बांग्ला है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं या आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में तो आपका डॉक्यूमेंट मस्ट बी इंग्लिश ट्रांसलेटेड या इंग्लिश में होना चाहिए। इससे आपको आपकी एप्लीकेशन को कोई भी मसला नहीं बनेगा। नंबर 24 Clothes and shoes must bring in excess based on the weather conditions of the country or area where you will live। अ, आप किसी भी किस्म के कपड़े खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं, लेकिन आपको आज जिस कंट्री में आप जा रहे हैं या जिस एरिया में आप जा रहे हैं, तो आपको वहाँ के आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको आपका कोई रिलेटिव उधर रहता है, कोई दोस्त रहता है, आप उनसे पूछ लें, तो कह लें कि सीज़न से रिलेटेड आप अपने जो है कपड़े हैं, जूते हैं, वो खरीद कर लेकर जाएँ। अगर आपका स्टे वहाँ पर 2 साल है, 3 साल है या 4 साल के लिए है, तो मेरा ये पर्सनल मशवरा यही है कि आप अपने मुल्क से कपड़े खरीद कर लेकर जाएँ, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है कपड़ों की, जूतों की अपने मुल्क में, उस तरह की चीज़ आपको दूसरे मुल्क में एक तो मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो उसकी जो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो ये भी एक चीज़ थी जिसको मैं शेयर करना चाहता था। नंबर 25 इफ़ यू लव कुकिंग यू शुड ब्रिंग सम स्पाइसेस फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी मसाला और अदर स्पाइसेस। यू अगर आप वो कुकिंग बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं या पसंद है या आपकी मजबूरी होगी, आपको पता है कि वहाँ पर आप खाना वहाँ का नहीं खा सकते, तो ये मेरा पर्सनल मशवरा है कि आप अपने साथ कुछ स्पाइसेस लाज़मी कैरी करें, ताकि आपको वहाँ पर कुकिंग से रिलेटेड, स्पाइसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आ सके। नंबर 26 एंड दिस इज़ द लास्ट नंबर। Last thing and very important thing, don't tell a lie or cheat or fight to any person because you are going to become an overseas traveler. Otherwise, you will be deported from the country. तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी एक पाकिस्तानी जिसने यूएई से अप्लाई किया था जापान के लिए तो उसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था जापान इमिग्रेशन से। तो मतलब कि
उसका उनको लगा कि ये जो हमें आंसर गलत दे रहा है, या हमारे साथ चीट कर रहा है, तो उस बिना पर उन्होंने उसको डिपोर्ट किया। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके पास जो भी कुछ है, आप इमिग्रेशन वालों को या जो है एयरपोर्ट पे जो भी कुछ आपके पास है, आप उनको राइट और सही बताएँ ताकि आपके लिए किसी भी किस्म का कोई मसला ना बने। तो रूल्स को फ़ॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रूल्स को फ़ॉलो करें, और इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल गाइस, एंड